ठीक है। तो देखिए, मैंने आपसे ना जाने के पहले, जब ये जो छोटा सा ब्रेक हुआ हमारा, इसके पहले मैंने आपसे ये बोला था, जब हमारा लास्ट सेशन था चैप्टर 3 में, तो मैंने आपसे ये बोला था कि अपन को ना, मैं आपके लिए कुछ 4-5 बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस लेके आऊँगा किराना दुकान वालों के लिए, है ना? और मैंने आपको खुद से ये बोला था कि कुछ मैं इनोवेटिव सॉल्यूशन, क्या-क्या चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। फिर अपन उस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आज उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, और जो पहले हमने किया है एक बार फटाक से उसको देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा टॉपिक कवर हुआ था और फिर इस बीच में कुछ गैप हो गया। तो अभी अपन आज उसको भी एक बारी कवर कर लेते हैं, और जो नया टॉपिक है उसको भी कवर कर लेते हैं, है ना? आधा घंटा चाहिए मुझे, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। लोगों को जॉइन करते छोड़ते आधा पौन घंटा लग जाता है ना? अपने को आधा घंटा चाहिए बस, ताकि मैं आपसे कुछ काम की चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो आप कोशिश करिएगा कि अपना फोकस आप इधर बना सकें। जब एक बार आपके पास में ये स्क्रीन विजिबल हो जाएगी, तो मुझे आप चैट बॉक्स पे यस लिख के बता दीजिएगा। आई होप स्क्रीन आपके पास ऑलरेडी विजिबल होगी अभी, है ना? और अपन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। है ये स्क्रीन विजिबल है? ओके, ग्रेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्चुअली एक जर्नी पे थे जिसका नाम है बिजनेस की पाठशाला। इसमें हमने ये बोला था कि बैक टू बैक मैं आपको 15 दिन के लिए कुछ बिजनेस के बहुत सारे फंडामेंटल्स बताऊंगा। और ये जो पूरी बिजनेस की पाठशाला है, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की बात करके कस्टमर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम बड़ा बिजनेस के बिजनेस पार्टनर हैं, हम एक टीम का हिस्सा हैं। हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, बीबीपी के बारे में बताते हैं, ईएलपी के बारे में बताते हैं, सबके बारे में बताते हैं। प्रोफाइलिंग भी हम करते हैं, सब कुछ करते हैं। समहाउ सब कुछ करने के बाद भी ना, हम अपना खुद का जो इम्प्रेशन है, बस उसके बारे में अच्छे से बात नहीं कर पाते। हम अपना इम्प्रेशन ठीक से क्रिएट नहीं कर पाते। और इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो शायद क्या है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से सेल्स का अनुभव ना हो, पर एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, नॉलेज में कुछ कमी होने के कारण भी अपन उतना कॉन्फिडेंस के साथ में बात नहीं कर पाते। तो हम बाकी सारी चीज़ों की छवि बहुत अच्छी बनाते हैं, पर जब तक दोस्तों हमारी छवि अच्छी नहीं बनती, तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति हमारी बात नहीं सुनता, हमारा कस्टमर, और उसको ना उतना ट्रस्ट नहीं आता। क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं एशिया के सबसे बड़े बिज़नेस कोच की, आप बात कर रहे हैं बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की, बड़ा बिज़नेस के फाउंडर की, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की। वो उनकी छवि क्या है, एक बहुत ऊपर सेट है। पर उनका जब रिप्रेजेंटेटिव एक छोटी छवि के साथ में सामने वाले से बात करता है, तो उसको उतना ट्रस्ट नहीं आता। फिर आपको उसको वेबिनार पे लाना पड़ता है। फिर वेबिनार में आने के बाद उसका कन्वर्जन होता है, नहीं होता है, फिर उसको पेमेंट के इश्यूज़ हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बिज़नेस की पाठशाला जो हमने एक ट्रायल प्रोग्राम शुरू किया है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है सर, वो ये है कि हम प्योर आपके नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश करें। आपके पास यद्यपि बिज़नेस बड़ा बिज़नेस कम्युनिटी ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। कभी आपने उनको पढ़ा, शायद कभी नहीं पढ़ा। पढ़े, कुछ समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। वो सारी बातों को किनारे रखते हुए, ये जो एक सीरीज़ है, ये इस पे फ़ोकस्ड है कि आप किस तरीके से अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। और मैं आपको एक बात बता दूँ, नॉलेज और मेहनत ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शायद आज अगर मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ, तो मैंने कभी शायद पहले मेहनत की है। मैंने शायद कभी कुछ पढ़ा है, कुछ ज्ञान अर्जित किया है, इसलिए शायद मैं आज आपके काम आ पा रहा हूँ। इसी तरीके से यू नेवर नो कि ये मेरा ज्ञान और कहाँ-कहाँ काम आएगा, और आपको अब जो ज्ञान मिलेगा, वो कहाँ-कहाँ पे काम आएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेहनत और ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, है ना? और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, जो ये 2 आपके पास में एक ऐसी संपत्ति भी धीरे-धीरे से इकट्ठी होती रहती है, जिसको कोई आपसे ले भी नहीं सकता। ठीक है ना? ये संपत्ति जितना आप बाँटते हैं, उतनी बढ़ती है। तो बिज़नेस की पाठशाला के थ्रू आप अपना इम्प्रेशन अपने कस्टमर के साथ में बेहतर कर पाएँगे। और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि ये बिज़नेस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब आप प्रोडक्ट को सामने वाले को समझाएँगे, तो ज़्यादा गहराई से समझा पाएँगे, ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँगे, और सामने वाले की वाक़ई में कुछ हेल्प कर पाएँगे। ठीक है? सो विथ दिस ऑब्जेक्टिव हैविंग वंस क्लियर्ड इन माइंड, तो आप बहुत आराम से फिर आगे की चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत सरल शब्दों में आपको हिंदी में बहुत आराम-आराम से बोल के मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव मैंने एक बार वापस से रियलाइन कर दिया है, और अब अभी तक हमने 3-4 क्लासेस में जो भी पढ़ा है, उसको एक बार फटाक से हम रिवाइज़ कर लेंगे।
तो दोस्तों बिजनेस के चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके लिए हमने कुछ बिजनेस के बेसिक्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो हमने बात यहाँ से स्टार्ट किया था यार कि ये व्यापार जो है ना, ये व्यापार होता क्या है ना। तो प्रॉफिट के लिए किए जाने वाली कोई भी ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी को व्यापार कहते हैं। प्रॉफिट के लिए किए जाने वाली ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी को, मतलब कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। प्रॉफिट के लिए तो आदमी बैंक में डकैती भी डाल देगा, पर उसको व्यापार नहीं कहते। ठीक है, तो व्यापार क्या होता है, फर्म क्या होता है, हमने यहाँ से बातें शुरू की थी। और अब मैं फटाफट एक एक स्लाइड से आपको बताऊंगा ताकि मैं आज के जो न्यू कंटेंट है हमारा उस पर मैं जल्दी आ सकूं। आई तो स्वागत है आप सभी का एक बारी। और हम इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अभी हम जिन टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस को अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो फोकस का टॉपिक रहेगा वो रिटेल रहेगा, पर उससे पहले आइए रिवाइज कर लेते हैं। जब हमने दोस्तों ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर भारत में रह के हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई फर्म स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्म क्या होता है, कोई भी वो संस्था जिसको आप चलाते हैं, है ना, वो चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। तो हमने ये देखा था कि किसी भी संस्था को अपन फर्म कहते हैं जिसमें कोई एम्प्लॉय काम करे, या हो सकता है कोई एम्प्लॉय ना काम करे, आप अकेला एम्प्लॉयर जो है बस वही काम करे। ठीक है, कोई भी संस्था जो व्यापार करती है उसको फर्म कहते हैं। कितने तरीके की फर्म या संस्था आप रजिस्टर कर सकते हैं या कितने तरीके की चला सकते हैं, तो हमने देखा था टोटल हमने 7 देखी थी। 7 में से ये 3-4 आपके सामने लिखी हैं जो ज्यादा कॉमन है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में अपन समझते हैं। तो अपन ने ये देखा था कि रजिस्टर्ड टाइप की भी कंपनीज होती हैं और या संस्थाएं होती हैं, या अनरजिस्टर्ड टाइप की भी होती हैं। जैसे आपको याद होगा हमने बात किया था कि शुभम सर ने अपनी कोचिंग क्लास शुरू करनी है, तो उन्होंने अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दिया। ठीक है, तो लीजिए शुभम सर की क्लास चालू हो गई। ये कैसा बिजनेस हुआ, सोल प्रोपाइटरशिप का बिजनेस हुआ। सोल प्रोपाइटरशिप का, यहाँ पार्टनरशिप लिखा है, प्लीज एक्सक्यूज मी, है ना। वो सोल प्रोपाइटरशिप का बिजनेस हुआ, मतलब अकेला आदमी बिजनेस चला रहा है। इसके लिए क्या उसको कहीं रजिस्टर कराना पड़ा, कहीं कुछ नहीं कराना पड़ा। जब वो किसी एम्प्लॉय को रखेगा अपने अंडर में तब उसको गुमास्ता लेना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है। दूसरे तरीके की अनरजिस्टर्ड संस्थाएं कैसी होती हैं, जैसे हमने बात किया था उर्मिला मैम को लेके और हनी मल्होत्रा मैम को लेके, और हमने बात किया था कि ये लोग क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आपस में 3-4 लोग पार्टनर भी मिलके बन सकते हैं और एक दूसरे के विश्वास पे ही। ठीक है, कि भाई आज से हम लोग साथ में बिजनेस करते हैं। अपन गए अपने दुकान के बाहर बोर्ड टांग दिया, धंधा चालू कर दिया। ये पार्टनरशिप ऐसा ही है, मतलब इसके लिए आपको कहीं पे भी जाके कोई अलग से बड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ा। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आप चाहें तो जीएसटी ले सकते हैं, करंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर अलग से जाके कहीं किसी बड़ी संस्था में या मिनिस्ट्री में आपको रजिस्टर नहीं कराना पड़ता। इसके विपरीत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, जहां पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर कराना पड़ता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, बहुत बड़ी कंपनी जो भारत सरकार के उपक्रम आते हैं, ये सारी चीजें वो सब पब्लिक लिमिटेड के नाम से आती है। पर जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं वो 3-4 प्रकार की होती हैं। एक ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक एलएलपी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एक होती है अपनी प्योर प्राइवेट लिमिटेड। फिर इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी अलग होती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि अनरजिस्टर्ड कंपनीज में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब आप और आपका धंधा पूरी तरीके से अलग नहीं है, आपका पैन ही आपके धंधे पे लगता है। और इसी के विपरीत जो रजिस्टर्ड फर्म होती है उसमें आप और आपकी संस्था अलग अलग एंटिटी होती है। अगर आपका बिजनेस डूबता है तो जरूरी नहीं कि आप भी डूब जाओगे। किस केस में, रजिस्टर्ड कंपनीज के केस में। आइए आगे पढ़ते हैं। तो हमने बहुत छोटी सी चीजों से स्टार्ट किया था कि बिजनेस क्या है ना, प्रॉफिट के लिए किए जाने वाला कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक आर्थिक एक्टिविटी। जैसे इसने क्या है 20,000 का सामान खरीदा, 30,000 का बेचा, इसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ये क्या है, बिजनेस है। सामान कहीं से खरीद के थोड़ा उसमें प्रॉफिट जोड़ के बेचना, इसको बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो व्यापार मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि होगी जिसमें किसी ना किसी तरीके की आर्थिक गतिविधियां हो रही होंगी और उसमें कोई ना कोई मुनाफा बन रहा होगा। तो बिजनेस के ये कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया, इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग भी है आपके पास, है ना। बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि बिजनेस का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। अगर कोई बिजनेस अपने आप में प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है तो वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बिजनेस का एक सेंट्रल मैसेज है कि प्रॉफिट जो है बिजनेस में होना चाहिए, तभी वो बिजनेस अपने आप को सरवाइव करा सकता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो ओनर कितने दिन अपने जेब से पैसा लगाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। फिर फंक्शंस ऑफ बिजनेस है दोस्तों, जो हमने पढ़ा था
कि एक बिजनेस में ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अच्छा, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। मुझे बस यहाँ पे माफ कीजिएगा, मैं इसको मैंने रोक दिया है और थोड़ा मैं स्टॉप भी कर रहा हूँ। मुझे बताइए, क्या मतलब सब कुछ ठीक जा रहा है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सब कुछ ठीक-ठाक है? आप समझ पा रहे हैं? आगे चलते रहें? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना बोलते जा रहा हूँ और आप तक आवाज़ नहीं आ रही है? प्रिया महाजन जी, प्लीज़ आप अपने एंड पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का भी इश्यू नहीं है, सब कुछ है। वॉइस लो है सर, तो आपको अपने सिस्टम से चेक करना है, मैंने सब कुछ चेक किया हुआ है। यहाँ एब्सोल्यूटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर भी, आप लोग बार-बार बोलते हैं तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पर मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग जब भी इसकी होती है ना, तो हम इसको ग्रुप में शेयर कर देते हैं सर, आप वहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लाउड एंड क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है, सभी लोग बोल रहे हैं। ओके, ओके। फिर ऐसा क्यों आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है? मैंने तो जबकि अलग से माइक लगाया हुआ है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, वॉइस स्लो है सर, मुझे नहीं लगता है। 1 मिनट, आई डोंट नो मतलब क्या ये प्रॉब्लम है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, क्या मैं देख लूँ? क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं स्लो है, स्लो, आई डोंट नो क्यों। जबकि यहाँ पे लगभग यहाँ पे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साइड से माइक जो है वो स्लो है। ओके, माइक्रोफोन, टेस्ट माइक, ये वॉल्यूम है, आउटपुट लेवल टेस्ट स्पीकर, ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन वॉल्यूम। ठीक है, हेलो, ठीक है, वॉइस ठीक है क्या? इनपुट लेवल, ओके। तो दोस्तों, इसमें मैं जो भी इंजीनियरिंग कर सकता था ना, मैंने मतलब अपनी क्लास रोक के, आप समझिए कि वो इंजीनियरिंग भी कर लिया। आई होप अब आपको आ रही होगी वॉइस। अगर अभी भी नहीं आ रही है तो फिर आप मतलब कुछ अपने एंड पे देख लीजिए, कोई अपने एंड पे समाधान निकाल लीजिए। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि ठीक है, ओके। बहुत सारे लोगों ने ना, प्लीज़ दोस्तों, ये अमृत लाल जी हैं, इनको मालूम नहीं है कि मैंने आशीर्वाद ले लिया है। आपने हैंड रेज किया है ना सर, ऐसे मैंने ले लिया आशीर्वाद। ठीक है, ओके। चलिए, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अपन वापस से रीस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने फिर ये भी पढ़ा था कि बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उन बिजनेस के फंक्शंस में हमने ये देखा था दोस्तों कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मार्केटिंग, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल्स। आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जब यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं ताकि आप आसानी से अपने टिकट सेल कर पाएं, अपना बिजनेस कर पाएं, जो भी काम है, तो इसमें क्या होता है कि ये किस चीज़ का वीडियो होता है? इसको बोलते हैं मार्केटिंग। मतलब जब नीड, ज़रूरत को पैदा करना, इसको अपन बोलते हैं मार्केटिंग। कस्टमर को अवेयर करना, कस्टमर को नहीं मालूम है कि उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कस्टमर को ये नहीं मालूम है कि उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है। तो लोगों तक पहुंचना और उनको बताना कि भाई साहब, अगर आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है ना, तो आप ही बस नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और ये उसका सॉल्यूशन है। तो लोगों को अट्रैक्ट करना अपने तरफ, ठीक है, और लोगों को समझ के उनके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, ठीक है, लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना। ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, ये किसके हैं दोस्तों? ये मार्केटिंग के हैं। सेल्स का एस्पेक्ट क्या है? मार्केटिंग ने जिस जरूरत को पैदा किया, मार्केटिंग ने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो ब्रिज तैयार किया है, उस ब्रिज को यूज करते हुए प्रोडक्ट को डिलीवर करना कस्टमर को, ये सेल्स का काम है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सेल्स इतनी सिंपल सी चीज है, मैं उसको इतने कठिन शब्दों में क्यों बता रहा हूँ? ऐसा नहीं है। मतलब आप समझिए कि ईएलपी एक ऐसा इवेंट हो रहा है, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है, ये बता दिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने। पर उसके लिए सामने वाले को क्यों 16,000, 19,000, 25,000, 50,000, 2 लाख ऐसा खर्च करना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये सेल्स वाला बताएगा कि क्यों करना चाहिए। वो वैल्यू क्रिएट कौन करेगा? वो सेल्स करेगा। ऑपरेशंस में
जो कंपनी में रोजमर्रा के जितने भी काम होते हैं ताकि सेल्स और मार्केटिंग फाइनेंस ये सब ठीक से हो पाए, इसको ऑपरेशंस बोलते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम, किसी फैक्ट्री में अंदर के जो सुचारू रूप से जो भी काम चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय का मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना, फाइनेंसिंग मतलब कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो कंपनी कहाँ से पैसा लेगी, बैंक से लेगी या शेयर्स बेचेगी या क्या करेगी, नया पार्टनर बनाएगी, किसी को पार्टनरशिप ऑफर करेगी, क्या करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फंक्शन सीखे थे। आज अब इसमें मैंने एक चीज और ऐड की है। जिस तरीके से बहुत सारे कॉमन फंक्शंस होते हैं दोस्तों, उसी तरीके से बिजनेस में बहुत सारे कॉमन चैलेंजेस होते हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं दोस्तों? कैश फ्लो मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है, सही एम्प्लॉयज को ढूंढना और उनको हायर करना एक बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कभी विपरीत दिशा में आ गई, ये एक बड़ा चैलेंज है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, पैसे नहीं है धंधे के पास, ये एक बड़ा चैलेंज है, टैक्स पेमेंट्स एंड स्कीम्स। तो इस तरीके से ना जैसे कॉमन फंक्शन है, अब आप समझिए बिजनेस के जो जो फंक्शन है ना, इन्हीं में प्रॉब्लम्स है, इन्हीं में प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपके पास कोई एक बिजनेसमैन है ना, और उनकी प्रॉब्लम अगर ये निकल के आती है कि वो अपने कस्टमर्स तक पहुंच नहीं पा रहे, उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो कम है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उनसे सही सवाल पूछेंगे, जब आप उनसे ये पूछेंगे कि सर आपका कस्टमर बेस कैसा है ना, क्या आप अपने करंट कस्टमर बेस से, जो अभी आपके पास में कस्टमर बेस है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? तो वो बोलेंगे नहीं। तो फिर आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि अभी कितने कस्टमर हैं आपके और कितने हो सकते हैं। तो वो बताएंगे इतने हैं, 100 हैं। कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। क्यों आपको लगता है कि ये 400 कस्टमर क्यों आपके पास नहीं है? तो कई बार क्या होता है, एक बिजनेस में प्रॉब्लम ये होती है कि वो कस्टमर्स तक पहुंच नहीं पाते, पुअर रीच टू द कस्टमर्स। तो ये किसका इशू है दोस्तों? ये मार्केटिंग का इशू है। हो सकता है ये जो मार्केटिंग का इशू है, ये टेक्नोलॉजी ना अडॉप्ट कर रहे हो, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ना जा रहे हो, इस कारण से ये इशू आ रहा हो। पर मतलब इशू तो, मुद्दा क्या है? मुद्दा मेनली मार्केटिंग का ही है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट में दम है, सब कुछ अच्छा है, पर सेल्स नहीं बढ़ रही है। सेल्स ना बढ़ने के अगेन दो कारण हो सकते हैं कि एक तो ज्यादा कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जिन कस्टमर तक पहुंच भी पा रहे हैं उनसे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं हो रहा है, जो सेल्स के बंदे हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, या सामने से प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको पकड़ना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से बिजनेस के हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या है? मतलब कोई ठीक से हिसाब किताब नहीं हो रहा है कि कितने में अपन खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है वो क्या लग रहा है, जो टाइम अपन स्पेंड कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है उसकी क्या कॉस्ट है, जो अपन ने बैंक से कर्जा लिया है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट को एडजस्ट करने के बाद अपना प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बिजनेस में, हर एक फंक्शंस की अपनी अपनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये स्लाइड नई स्लाइड है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने फंक्शंस ऑफ बिजनेस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ा था। फिर अपन ने और भी डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप के बिजनेसेस होते हैं, अपन ने काफी चर्चा की है। फिर अपन ने ये देखा कि प्रोडक्ट टाइप के बिजनेस होते हैं, सर्विस टाइप के बिजनेस होते हैं। फिर अपन ने ये देखा टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टच एंड फील। और जिसको आप नहीं छू सकते जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी हमने काफी बात की थी। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि देखिए ये फूड डिलीवरी हो गया, कार रिपेयर करना हो गया, टैक्सी राइड करना हो गया, लॉन्ड्री सर्विस हो गई, ग्रोसरी डिलीवर करना हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है? सर्विस, सर्विस है। ठीक है, फिर अपन, मैंने आपको कुछ फैमिली बिजनेस के बारे में बताया था कि अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है जिसको फैमिली रन करती है ना, तो आपको दो स्टेज पे सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम फैमिली के होने से है या प्रॉब्लम एक्चुअल बिजनेस की प्रॉब्लम है। फिर अपन ने यहाँ पे बात की थी, आप सभी ने बताया था कि ये प्रोडक्ट टाइप का बिजनेस है, ये सारे के सारे क्या है? प्रोडक्ट है। फिर अपन ने ऑफलाइन और ऑनलाइन बिजनेस की बात की थी। ठीक है, फिर अपन ने रिटेल बिजनेस की बात की थी दोस्तों, और रिटेल का परिभाषा अपन ने क्या देखा था? हाँ, कि जो सीधे सीधे कंज्यूमर को बेचते हैं अपन, तो ये क्या कहलाता है? रिटेल कहलाता है। मतलब नॉट फॉर अदर सेल। ठीक है, रिटेल मतलब नॉट फॉर सेल, ओनली फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर सेल। ठीक है, मतलब मैंने आपको बेच दिया, अब आप किसी और को नहीं बेचेंगे, आप ही एंड कंज्यूमर है, आप ही एंड यूजर हैं उस प्रोडक्ट के। मतलब अगर आप दूध ले जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप दूध का पैकेट ले जाके कहीं और आप बेचने लग गए। आप क्या करेंगे? आप दूध लेके सीधे कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो रिटेल का बिजनेस, रिटेल मतलब जो सीधे एंड कंज्यूमर से डिटेल जो डील करता है ना। रिटेल इज द सेल ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू एंड यूजर्स, नॉट फॉर रीसेल बट फॉर यूज एंड कंजम्पशन बाय द परचेजर। मतलब जो खरीदता है वही उसको कंज्यूम कर लेता है। मैगी आप खरीदते हो, मैगी बना लेते हो पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से रिटेल बिजनेस के कुछ अपने अपने चैलेंजेस हैं। आज ना मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सब स्लाइड्स बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आपको ये सब
पहले से पता है। तो टाइप आज मैंने क्या सोचा कि आज ना थोड़ा सा किराना दुकान या कोई भी एक नॉर्मल सी रिटेल जो शॉप है उसके बारे में बात की जाए, उसके अपन लाइफ के जो जेन्युइन चैलेंजेस है ना यार, जो एक्चुअली प्रैक्टिकल चैलेंज है, उसको अपन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको ना इसको थोड़ा एकदम देसी तरीके से समझना पड़ेगा, और मैं आपको इसको बिल्कुल देसी तरीके से ही बताने वाला हूँ। तो आज हम किसका रिटेल का केस स्टडी कर रहे हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। और ये सारे के सारे पॉइंट्स वो हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, ये कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो मैंने कहीं से देख के लिखा है या आपके लिए इंटरनेट से पढ़ के मैं लाया हूँ। ये एक्चुअली एक फैशन रिटेल और किराना दुकान वाले को जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है काफी टाइम से, उसके बेसिस की स्टडी पे मैंने बनाया है। तो देखो, एक किराना दुकान वाले को ना प्रॉब्लम क्या होता है और प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है। जैसे अगर आपको बुखार आ रही है तो आप सोच रहे हैं बुखार आ रही है, बुखार आ रही है, तो देखो कारण के पीछे का कारण, ठीक है ना। मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप ठीक से अभी क्लास में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? बुखार, कि आपको फीवर है, मान लो। ठीक है, पर फीवर अपने आप में पूरा लास्ट रीजन नहीं है। फीवर क्यों है? फीवर क्यों है आपको? क्योंकि आपने कल रात में ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी और उससे आपको ठंडी लग गई और उसके कारण आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, फिर फीवर हो गया। ठीक है, तो फीवर होने का भी कुछ कारण है। इसी तरीके से दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम के भी तो कोई ना कोई कारण तो होंगे ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। चैलेंजेस, एक रिटेल दुकान वाले के पास जरा आप सोचिए कि सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज, मतलब क्यों एक किराना दुकान वाला, एक कपड़े की दुकान वाला, एक ऑटो एंसिलरी या ऑटो स्पेयर पार्ट का दुकान वाला, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान वाला, मोबाइल का दुकान वाला, कोई भी दुकान वाला है, ठीक है, वो उसका सबसे प्राइमरी चैलेंज क्या होगा, सबसे पहला चैलेंज क्या होगा? वो शायद ये होगा कि यार जितने कस्टमर आने चाहिए उतने कस्टमर नहीं आते। इसका रीजन क्या होगा? अब रीजन में ही छुपा है उसका सॉल्यूशन। तो पहला रीजन तो ये है कि उसकी लोकेशन गलत है। दूसरा रीजन ये है कि अगर लोकेशन सही है तो फिर अट्रैक्शन नहीं है, फिर अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब जितना अट्रैक्ट, जिस तरीके का अट्रैक्शन कस्टमर को चाहिए कि लोग दूर से देखें तो उसकी दुकान में एक बार खींचे चले आए, वैसा अट्रैक्शन नहीं है उसकी दुकान में। ठीक है, दूसरा चैलेंजेस, एक फिर और क्या चैलेंज होगा कि अगर एक बार कोई कस्टमर आ गया ना तो फिर वो दोबारा नहीं आता, या दोबारा आ गया तो तिबारा नहीं आता, मतलब रिपीट बाइंग नहीं हो रही है, वो कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, हो सकता है महंगा लगा, हो सकता है सस्ता लगा, हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, जो भी रहा, पर अल्टीमेटली रीजन क्या हुआ कि पुअर बाइंग एक्सपीरियंस रहा। मतलब वो पिछले बार की खरीदारी से संतुष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, ये मुख्य कारण है कि वो दोबारा नहीं आया वो कस्टमर यार। फिर एक और प्रॉब्लम क्या है, जो एक किराना दुकान या कोई भी कपड़े की दुकान, आप किसी भी रिटेल दुकानदार के बारे में आप सोच के देखो, आप इनके बारे में सोच के देखो जरा, और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको सॉल्यूशन बोलना भी क्या है और किस तरीके से आप बीबीपी को, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम को आप पिच कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और आज हट के भी चीज बोलूंगा, हो सकता है वो आपको थोड़ी अजीब लगे, पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और उसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ये टोटली आपके स्वेच्छा पे है, आपके निर्णय पे है। ठीक है, तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर नहीं होता एक सामान्य रिटेल वाले के पास में। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा मैं बेच रहा हूँ वही कपड़ा बाजू की दुकान वाला बेच रहा है, वही कपड़ा उसके बाजू की दुकान वाला बेच रहा है, वही कपड़ा शहर के 100 दुकान वाले बेच रहे हैं। तो मेरे पास में ना कोई प्राइसिंग पावर है ही नहीं, बहुत कंपटीशन है। मतलब वही आदमी जाएगा एक बड़े से मॉल में, और मॉल में जाके क्या है, वो आराम से कुछ बड़ी चीजें खरीद लेगा बिना एक भी बार्गेन के, जो भी है सीधे क्यूआर करेगा, सब कुछ करेगा। पर मेरे पास वो आएगा दुकान वाले के पास, तो वो ये सोचेगा यार कि मैं कुछ ना कुछ क्या है उसको कम करूं, हमेशा बार्गेन करेगा। तो जब कस्टमर मुझसे बहुत ज्यादा बार्गेन कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास प्राइसिंग पावर नहीं है, प्राइसिंग पावर कस्टमर के पास है। क्योंकि मैंने बोला ये 500 का है, कस्टमर बोल रहा है यार ये तो 300 का है। हाँ, अब यही चीज मॉल में ज्यादा अच्छे से कांच के अंदर रखी होगी, तो फिर क्या होगा, वो चुपचाप खरीद लेगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद फिर देखिए दूसरी चीज, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, एक नॉर्मल रिटेल रिटेल एक दुकानदार, एक नॉर्मल दुकानदार की बात कर रहा हूं दोस्तों, है ना, ध्यान से समझना। एक नॉर्मल दुकानदार के पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो और कहीं अवेलेबल नहीं है, हर जगह वही चीज अवेलेबल है।
तो फिर तुमसे ही क्यों लेगा? तो उसको चाहिए, प्राइसिंग पावर नहीं है, उसको चाहिए तुम 4 पैसा कम दो। ये प्रॉब्लम है। फिर जब भी रिटेल दुकान के अंदर कोई आता है ना, तो हमेशा उसकी इमेज क्या बने, अरे दुकान है छोटी सी यार, दुकान है, देता है तो ठीक है, नहीं देता कोई बात नहीं। मतलब वो खरीद भी रहा है तो मतलब एक तरीके से एहसान कर रहा है कस्टमर, ठीक है ना। और अगर तुम नहीं तो कोई और सही, सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तुम नहीं तो कोई और सही, है ना। तो वही बात है कि अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो प्राइसिंग पावर, ये एक रिटेल वाले दुकान की प्रॉब्लम है। अगर ये चीजें आपने उसके साथ फोन पे बात करते करते चर्चा कर ली और आपने सही तरीके से सामने वाले को टच कर दिया, तो वो बिल्कुल क्या है कि समझ जाएगा कि हाँ, आप बिल्कुल उसकी दुनिया में आके सोच रहे हो। और हो सकता है आप जो सॉल्यूशन बताओ, आपको सही नॉलेज है, हो सकता है आप जो सॉल्यूशन बताओ वो उसके काम का है। वो भी जानता है कि वो जिससे फोन पे बात कर रहा है, वो अगर कोई एक साधारण सा आदमी है, एक बिजनेस कंसल्टेंट है, कोई भगवान नहीं है। सही भी हो सकती है उसकी बात, गलत भी हो सकती है, पर क्या है वो सुनेगा कम से कम आपकी बात, और आपकी उसको ना फेथ आएगा कि हाँ, इसको नॉलेज है, हो सकता है ये सही सॉल्यूशन दे मेरे को। फिर क्या होता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो एक रिटेल दुकानदार के साथ होता है, वो क्या होता है कि वो ना सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क हो जाता है। मतलब वो कोई बिजनेस नहीं है। एक रिटेल दुकान, आप सोचो ना, काहे का बिजनेस? हाँ, मतलब आप जिसके आप खुद ही एम्प्लॉय बन गए हो, सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक आप बैठ रहे हो, आप खुद ही एम्प्लॉय बन गए हो। और मतलब आपको फुर्सत नहीं है, आप कहीं जा नहीं पा रहे, है ना। जब तक आप बैठे हो तभी तक वो बिजनेस चल रहा है, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क है। मतलब आप खुद ही की नौकरी कर रहे हो, आप धंधा नहीं कर रहे हो, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके पास ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ नहीं है। ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ नहीं है आपके पास। हाँ, तो मैं एक बारी फटाक से छोटा सा स्टॉप ले रहा हूं, है ना। और मुझे बताइए, क्या ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये समझ में आ रहा है क्या? आपको ये समझ में आ रहा है? अंकुर जी, आई अंडरस्टैंड यू हैव क्वेश्चंस, बट आई थिंक मतलब यू कैन होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस। आर दे वेरी अर्जेंट? क्या वो इतने अर्जेंट है कि मैं सेशन को बीच में रोक के और तुरंत आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, उसके बाद ही आगे बढ़ूं? गला नहीं छूटता। आप सभी को क्या समझ में आ रहा है क्या? हम्म। ओके, श्योर। अच्छा, ठीक है, ठीक है जीवन जी, मैंने देख लिया, देख लिया। आपने मुझे दो दो अंगूठे दिखा दिए हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ये ना हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम ये किराना दुकान वाले या कोई भी रिटेल दुकान वाले की ना एक कॉमन जो रियल में प्रॉब्लम है, रियल में प्रॉब्लम है, दिस इज नो थ्योरी, ये रियल में जो प्रॉब्लम है ना, वो अपन देख रहे हैं कि, और उसके हिसाब से ही ना बात करके उसको और डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं वापस जाता हूँ फटाक से अपने प्रेजेंटेशन पे। ओके, तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत प्राइमरी प्रॉब्लम है किसी भी रिटेल वाले की। एक बेचारे दुकानदार की क्या प्रॉब्लम है कि या तो यार उसके पास ग्राहक कम आ रहे हैं, या ग्राहक आ रहे हैं तो रिपीट नहीं आ रहे हैं, फिर उसके हाथ में प्राइसिंग पावर नहीं है, कंपटीशन से परेशान है ना। कस्टमर आता है तो एहसान करता है। फिर अब वो जो देखो, बिजनेस आदमी क्यों करता है यार? आपने आईबीसी क्यों ज्वाइन किया? आपने यही सोचा था ना कि आईबीसी ज्वाइन करने के बाद क्या है, लाइफ बहुत इजी होगी, अपन ज्यादा कमा पाएंगे, अपने लिए ज्यादा टाइम निकाल पाएंगे, कुछ नया जिएंगे लाइफ में, नई चीजें करेंगे, एंजॉय करेंगे, यही सब आपने सोचा था। सामने वाला भी ना बिजनेस यही करने के लिए कर रहा है कि यार एक बिजनेस होगा, बढ़िया इनकम आएगी, और अब लाइफ में आगे बढ़ूंगा, नई चीजों को देखूंगा, है ना, जीतूंगा अपने लाइफ में, आज तक हारते आया हूं तो अब जीतूंगा मैं, है ना, कुछ आगे बढ़ाऊंगा, स्केल करूंगा। पर होता क्या है, अंत में वो अपने ही दुकान का नौकर बन के रह जाता है, वो क्या है, वहां से निकल नहीं पाता। आइए और आगे देखते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या है कि एक प्रॉब्लम ये है कि वो चाहता भी है तो कस्टमर्स तक पहुंच नहीं पाता, वो पुअर मार्केटिंग है उसकी, बहुत सारे कस्टमर्स तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा हो, अभी तक वो ऑनलाइन जाने के बारे में बस क्या है, मंथन कर रहा हो कि जाऊं कि ना जाऊं, करूं कि ना करूं। पर हो सकता है अभी तक क्या है, कुछ वो ऑनलाइन गया ही ना हो, और या फिर जिस तरीके से मार्केटिंग करनी है कभी उसने किया ही ना हो, कोई प्रमोशन कोई ऑफर इस तरीके से किया ना हो, ठीक है। पुअर बाइंग रेट, तो एक बड़ा चैलेंज क्या है कि रिटेल वाला इसलिए भी परेशान रहता है कि आते हैं,
100 साड़ियां निकलवाती हैं मैडम लोग और उसके बाद एक साड़ी लेके जाती हैं। वो बात अलग है कि हो सकता है मतलब महिलाएं इसी तरीके से परचेज करती हूँ, वो बात अलग है। पर मतलब अक्सर अगर सारे के सारे कपड़ों में, सारे के सारे प्रोडक्ट में अगर यही चीज होने लगे कि 4 चीज सामने वाला निकाल रहा है और एक भी चीज नहीं बिक रही है, तो पुअर बाइंग रेट, मतलब जो खरीदारी की दर है कस्टमर की, वो कम है। इसका क्या बड़ा रीजन हो सकता है कि वैरायटी मेंटेन नहीं कर पा रहा दुकानदार। दुकानदार अगर वैरायटी मेंटेन नहीं कर पा रहा, अब जैसे ये कपड़े का धंधा है दोस्तों, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है, ये ना बिल्कुल क्या है, फैशन की तरह चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। किराना देखो, दाल चावल तो वही रहेगा, है ना, कुछ एक चीजें उसमें भी बदलती हैं, पर फिर भी मोटा मोटी किराना क्या है, जो परच्यून है, स्टेपल्स है, वो वही रहेगा। पर जो कपड़े वाला चीज है, जो एकदम फैशन के साथ बदलता है, जो समय के साथ तेजी से बदलता है, उसमें अगर इन्वेंट्री ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, वैरायटी अपन ठीक से नहीं रख पाए, और आपका कॉम्पिटिटर अगर वही दूसरा वैरायटी रख के बैठा हुआ है, तो सामने वाला 200 रुपए एक्स्ट्रा देके भी उस वैरायटी को खरीद लेगा, क्योंकि लोगों को लेटेस्ट पहनना है, लोगों को पुराना नहीं पहनना, लोगों को लेटेस्ट पहनना है। ठीक है, इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब अच्छा फिर माल रखा है पर अपन ठीक से दिखा नहीं पा रहे, कुछ कहाँ रखा है, कुछ कहाँ रखा है, उसको ठीक से अपन डिस्प्ले नहीं कर पा रहे। अपन जिस चीज को एकदम महंगे रेट में बेच सकते हैं, उसको अपन कम रेट में बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपन अंदर से निकाल के दिखा रहे हैं। अब वही चीज पुतली या पुतला पहना होता है ना, जो मतलब स्टैचूज रहते हैं दुकान में, तो उसकी कीमत डबल हो जाती। तो क्या है, पुअर बाइंग रेट है, मतलब वेराइटी मेंटेन नहीं कर पा रहे या इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पा रहे। फिर एक और प्रॉब्लम है रिटेल्स की, कि ओवरऑल अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लॉस मेकिंग बिजनेस है, बिजनेस में यार प्रॉफिट नहीं आ रहा। इसका क्या रीजन है कि बिजनेस मैनेजमेंट पुअर है, ओवरऑल कैश फ्लो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे कि कितना खरीद रहे, कितना बेच रहे, कैसे काम करना है, कैसे मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनाना है, इस बार क्या कौन सा ऑफर निकाल दूं, कहाँ से परचेज कर लूं इस बार। मैं हर बार जहां 2 जगह से मैं परचेज करते आ रहा हूँ, हो सकता है मेरे पास ठीक कलेक्शन नहीं है। हाँ, बिजनेस की स्ट्रेटजी ठीक से नहीं कर पा रहे, अपने कॉम्पिटिटर्स के यहाँ या दूसरों के यहाँ जाके देख नहीं रहे कि वहां कैसे बिक रहा है, वहां कैसे बिक रहा है, वो लोग कैसे बेच रहे हैं, तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे। तो पुअर बिजनेस मैनेजमेंट, पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट, ये सीएस का मतलब है कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा नहीं है, कस्टमर का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। हो सकता है आपका स्टाफ दिखा रहा हो, आप दिखा ही ना रहे हो जो भी आपका सामान है, तो और वो स्टाफ उतने अच्छे से डील ना कर पा रहा हो सकता है आप टेक्नोलॉजी को ठीक से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि कितनी प्राइसिंग का स्टिकर चिपकाना चाहिए, कितनी प्राइसिंग का नहीं चिपकाना चाहिए, है ना, जो भी कस्टमर आया उसका आपके पास नंबर सेव नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन अगर आपने नहीं किया तो भी क्या है, आज के डेट में धंधा पीछे रह जाएगा। हाँ, जैसे क्या है, मान लीजिए अगर हर कस्टमर का हमारे पास में नंबर सेव हो, और अगर हम उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट कर पाए कि अभी ना दिवाली के टाइम पे ये ऑफर चल रहा है ना। दिवाली के टाइम पे अक्सर आप देखेंगे कि ऑफर्स नहीं आते, दिवाली के टाइम पे कीमतें बढ़ जाती हैं। अब उसी समय पे सोचो कि किसी दुकान से एक ऐसा पोस्टर आ जाए आपके पास व्हाट्सएप में, बढ़िया सा फ्लायर बन के आ जाए, है ना, कि हैं बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आइए हमारी दुकान। और वहां पे क्या है, कुछ ऑफर चला दिया आपने, ठीक है, बल्क परचेज पे कोई ऑफर चला दिया आपने। तो इस तरीके से अगर मतलब टेक्नोलॉजी को आदमी अडॉप्ट करके चलेगा आज के रेट पे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आगे रहेगा। नो कंसिस्टेंट बिजनेस, ठीक है, मतलब बिजनेस कभी होता है कभी नहीं होता, मालूम नहीं है, मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस में। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या, कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते यार कि औसतन इतना तो मेरे को धंधे से आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ओवरऑल क्या है, कि आप ग्राहकों की नजर में प्रिफर्ड रिटेलर नहीं है। प्रिफर्ड रिटेलर आप किसको बोलते हो, कि सामने वाले के पास ऑप्शन है कि मैं ABCDE के पास जाऊं, पर वो सब को छोड़ के, वो ABCD को छोड़ के सिर्फ ई के पास जाए, वो वाले रिटेलर आप नहीं हो, आप प्रिफर्ड नहीं हो। सामने वाला मतलब आपके साथ में लॉयल नहीं है ग्राहक आपका, कि नहीं यार लेना है तो इन्हीं से लेना है। वो कॉन्फिडेंस अभी उसके अंदर नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं ये एकदम मास्टर है और मेरे को जो भी काम करना है वो यहीं से करना है। तो दोस्तों ये कुछ ना, एकदम मैं आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ चैलेंजेस हैं, रियल लाइफ चैलेंजेस हैं, कि एक दुकानदार ना इन चैलेंजेस से परेशान रहता है। और वो जिन चैलेंजेस से परेशान रहता है उसके जो कारण है वो आपको साफ साफ बताए हुए हैं। आइए अब थोड़ा इनके सॉल्यूशन की तरफ भी अपन जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, ये किराना दुकान की फोटो है दोस्तों। इसी तरीके से कोई आप कपड़ा दुकान समझ लीजिए और कुछ और भी समझ लीजिए, फिर मैं आपको किराना दुकान का एक और भी चीज बताता हूँ। ठीक है, आइए इनके सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं दोस्तों,
क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कोई किराने की दुकान डालूंगा, देखो मुझे जरूरत नहीं है वैसे, पर और मेरा शौक भी नहीं है, और तो क्या है कि अगर मैं कोई किराने की दुकान डालूं, या मुझे क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, तो अब क्या है ना, जो भी आपके साथ में, जैसे आप ईएलपी के लिए पिच कर रहे हैं, आप बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के लिए पिच कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जब आप इन रियल लाइफ चैलेंजेस के साथ में आपने किसी रिटेलर से कनेक्ट किया यार, ठीक है, और आपने जो भी लीड जनरेट करवाया, या आपके आसपास खास में से, ठीक है ना, अगर कोई भी रिटेलर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी दुकान है, तो आप उनसे ये जो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे 8 जो प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं, आप उनमें से कोई प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई करके देखिएगा, है ना, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और सामने वाले को भी आपके ऊपर फेथ आएगा। इनके सॉल्यूशन क्या है? मुझे ऐसा लगता है, देखो एक किराना की दुकान इसलिए नहीं खुली है कि बस उसको अब जिंदगी भर बस क्या है, वही साबुन की बट्टी बेचनी है, वॉशिंग पाउडर बेचना है, ये सब बेचना है ना, वो इसलिए नहीं खुली है। शायद उसको भी बड़ा बनना था पर वो बड़ा नहीं बन पाया। तो उसके पीछे मुझे लगता है सबसे पहला कारण क्या होता है कि बिजनेस किराने की दुकान का या कोई भी छोटी सी रिटेल का दुकान है जो है, वो क्यों नहीं बढ़ती? सबसे पहला प्रॉब्लम है कि सेल्फ ग्रूमिंग और अपस्किलिंग में बहुत कमी होती है। सेल्फ ग्रूमिंग और अपस्किलिंग में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो बिजनेसमैन होता है ना, वो खुद ही उतना ज्यादा स्मार्ट और अपडेटेड नहीं होता। अब आप बोलोगे उससे क्या होता है? अरे उससे बहुत कुछ होता है कि अगर वो थोड़ा सा शाना होगा बिजनेसमैन, थोड़ा सा ज्यादा अपडेटेड होगा, ज्यादा सीरियस होगा अपने बिजनेस को लेके, ज्यादा उसके पास स्किल्स होंगी, नॉलेज होगा, तो वो क्या करेगा मालूम? वो जब उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो दूसरे बिजनेस वालों को जाके देखेगा कि यार ये लोग काम कैसे कर रहे हैं। वो थोड़ा सा ना स्मार्ट रहेगा, थोड़ा सा खुद को अपडेटेड रखेगा, अच्छे से पहनेगा, अच्छे से बैठेगा, अच्छे से बात करेगा। तो उससे क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर भी लोगों के पास में, मतलब जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है, कई बार ऐसा होता है ना कि 2 रुपए महंगी मिलती है चीज, पर सामने वाले का व्यवहार इतना अच्छा है कि चलो आदमी उसके पास से खरीद लेता है। ठीक है, इस तरीके से सेल्फ ग्रूमिंग और अपस्किलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मेरा कैमरा दिख रहा है तो क्या है ये हाथ, आप देखिए एक तरीके की ढलान है, एक तरीके का इंक्लाइंट, एक स्टीप है ये, है ना, चढ़ाव है। बिजनेस कभी भी ऐसे नहीं होता, बिजनेस हमेशा इस तरीके की स्टेज में होता है, या तो वो नीचे आने लगेगा या तो वो ऊपर जाने लगेगा। तो अगर बिजनेस को ऊपर जाना है तो पहले खुद की स्किल्स को भी थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब आप सोचो ना, कोई अगर बंदे के पास में बेसिक स्किल्स है, तो वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, वो ज्यादा अच्छे से अपने टाइम को भी मैनेज कर पाएगा, वो थोड़ा कस्टमर से भी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। आज आखिर मैं भी आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, अगर मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाता, मैं अगर मेरे पास ये नॉलेज और स्किल सेट नहीं होता, तो आप क्यों रात को 10 बजे बैठ के ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते? हम्म। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके पास बहुत फोकट का टाइम है, आप अटेंड कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो आपका स्वागत है। पर अगर आप इसलिए अटेंड कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप शायद यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, तो इसके पीछे मैंने अपने आप को अप स्किल किया है दोस्तों, अप स्किल किया है। आपको पढ़ाने से पहले मैंने कुछ तैयारियां की है, कुछ सोचा है, ऐसा नहीं कि मैं बस मुंह उठा के आ गया। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि हमेशा आप किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, आपको अपने आप को लगातार लगातार ग्रूम करते रहना पड़ता है, अप स्किल करते रहना पड़ता है, हमेशा अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात कितना भी छोटा दुकान वाला हो उसके ऊपर भी लागू होती है। और क्या आ रहा है, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेहतर मैनेज कर सकता है, बार कोडिंग कर सकता है। अरे कहाँ वो सब करूंगा, कौन करेगा, क्या करेगा, हाँ सोचते रहो, फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खाली बैठ के दुकान में मक्खी मारते रहते, उतने में बार कोडिंग की मशीन लेके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अगर आपने टैग लगा लिया, हर एक चीज का हिसाब आपके पास कंप्यूटर पे आने लग जाएगा। तो देखो, जो अप स्किलिंग करेगा अपने आप को, वो आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात तो खुद को थोड़ा सा, अब मैं अप स्किलिंग और सेल्फ ग्रूमिंग का ना एक दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ कि और दूसरा बहुत बड़ा क्या कारण है। एक दुकान वाला क्यों हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहता है, क्यों फंसा रहता है मालूम? क्योंकि उसके पास क्या है, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ है, उसके पास क्या है, कोई काम का आदमी उसके पास है ही नहीं, टिकता ही नहीं। और जो आदमी आता है, जब वो खुद स्मार्ट और खुद ग्रूम्ड नहीं है, तो वो उसको सिखाएगा कैसे? तो जब उसके पास कोई सीखा हुआ आदमी ही नहीं रहेगा, जब उसके पास उसकी कोई वर्क फोर्स ही नहीं रहेगी, तो फिर वो बाहर निकल के बिजनेस के बारे में और ढूंढेगा कैसे, पता कैसे करेगा? आप समझ पा रहे हैं? एक किराने की दुकान को चलाने वाला इंसान जो है, या कोई भी रिटेल शॉप, कपड़ा वाला ही है, वही काउंटर पे बैठा हुआ है,
वो बिजनेस को बढ़ाएगा कब, नई स्ट्रेटजी बनाएगा कब, देखेगा कब कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ, सामने से मेरी दुकान कैसी दिखती, इतना भी देखने की फुर्सत नहीं लोगों को। क्यों? क्योंकि बस बैठे हैं, माचिस का डब्बा निकाल के दे रहे हैं। हाँ, उनका स्टाफ भी वही काम कर रहा है, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो क्या है ना कि होना ये चाहिए कि पहले तो खुद को अपस्किल करना चाहिए, खुद को अपग्रेड करना चाहिए, फिर अपने एम्प्लॉय को बढ़िया से ट्रेन कर देना चाहिए। अगर आप में दम है तो आपका एम्प्लॉय आपके साथ में रुकेगा, काम करेगा और चोरी भी नहीं करेगा। आपको बढ़िया एम्प्लॉय अगर मिल जाएंगे तो फिर आपकी जगह वो आपकी दुकान देख लेगा। आपके पास दिन में 2-3 घंटे का समय मिल जाएगा, आप जाके मार्केट में दूसरी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे प्रोडक्ट में दम है, मैं अपने आप में पहले ठीक हूँ। मेरा सामान तो तब बिकेगा दोस्तों जब पहले मैं खुद बिकने की हालत में होऊंगा। अगर मैं खुद बिकने की हालत में नहीं हूं, बिकने की हालत में मतलब जब मैं खुद सेलेबल नहीं हूं, जब मैं पसंद नहीं आ रहा, तो मेरा प्रोडक्ट शायद ही पसंद आएगा कभी, चाहे मैं वही रिन की बट्टी और वही सर्फ क्यों ना दे बेचूं। वही बगल के दुकान वाला अगर अच्छे से पहन ओढ़ के बढ़िया से रहेगा तो लोग उससे जाके ले लेंगे, मेरे पास से नहीं लेंगे। आप इतना बात समझ लेना, ठीक है। तो क्या है, जब मैंने खुद को ठीक से मेंटेन किया हुआ है तो मैं अपने अंदर की टीम को बढ़िया से प्रिपेयर कर सकता हूँ। फिर मैं तब तो मेरे पास फुर्सत होगी कि मैं निकल के और सोचूं यार कि और मैं इसको बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ। आपको मालूम लोग बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा पाते? सबसे पहली बात तो ये है, सबसे बड़ा कारण दोस्तों, कि वो सोच ही नहीं पाते कि आखिर बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है, जो कर रहे हैं उसी में फंसे हुए हैं। ठीक है, और ये मैं आपको एकदम रियल लाइफ चैलेंज बता रहा हूँ क्योंकि ये चैलेंजेस मेरे साथ भी आए हैं, है ना। कभी कभी उनको फुर्सत ही नहीं है, सुबह से रात बस उसी चीज में बिजी हैं। कभी पलट के देखने का ये टाइम ही नहीं मिला यार कि क्या गलतियां हो रही हैं, क्या और सुधार सकते हैं। तो जब उसके पास में एक रिटेल शॉप वाले के पास में जब एक बढ़िया एम्प्लॉय की टीम हो जाएगी या एक दो बढ़िया मैनेजर टाइप के लोग उसके यहाँ तैयार हो जाएंगे, तो वो ग्राहक को अच्छे से डील कर लेंगे। तो वो इतना सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ, जो मेरे बने हुए ग्राहक है कम से कम वो नहीं मरेंगे। अब मेरे पास टाइम है 2-3 घंटे का, मैं निकल के कुछ ढूंढता हूँ। अगर मेरी लोकेशन गलत है या कहीं कोई बड़ा चौराहा बन रहा है, मैं वहां जमीन ले सकता हूँ, वहां कुछ नया कर सकता हूँ, तो फिर वो उसके बारे में सोचेगा। और नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड बना रह जाएगा, उसके पास कभी अपनी नीचे की टीम को तैयार नहीं कर पाएगा तो कभी निकलेगा ही नहीं पाएगा, जब निकलेगा ही नहीं तो सोचेगा ही नहीं, है ना। तो इसी तरीके से फिर कंज्यूमर बिहेवियर को जब वो अपनी दुकान से फुर्सत पाएगा ना दोस्तों, तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करेगा कि अच्छा मैं तो सेक्टर ए में रहता हूँ पर सेक्टर सी में अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, यहाँ ज्यादा रईस लोग आ रहे हैं, अगर यहाँ पे एक आइसक्रीम का पार्लर होगा तो बढ़िया चल सकता है। तो ये सब कब करेगा, कब करेगा वो तब करेगा ना जब कंज्यूमर स्टडी को उसके पास समझने का, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने का उसके पास टाइम होगा। तो वो जाके फिर नया लोकेशन ढूंढ सकता है, नया सेटअप देख सकता है। वो फुर्सत की घड़ियों में जब उसका मैनेजर दुकान संभाल ले तो बाहर से जाके ये सोच सकता है यार ये दुकान कैसी लगती है, मैं इतने दिन से अमूल का दूध मंगाता हूँ, 5 साल से इनके साथ धंधा कर रहा हूँ, क्या मैं इनको एक बोर्ड के लिए नहीं बोल सकता? हाँ, कैसे सजा दूं अपनी दुकान को, कैसे अट्रैक्शन का पॉइंट बना दूं कि दूर से भी कोई देखे तो उसको बिल्कुल बोर्ड चमकता दिखे और अपने आप चलाए, है ना। तो अपने सेटअप को बेहतर कैसे कर दूं, इन्वेंट्री को बेहतर कैसे कर दूं, और क्या नया प्रोडक्ट ले आ दूं। तो जब वो मार्केट में जाके खुद घूमेगा, एक्सप्लोर करेगा कि उससे बड़ी जो किराने की दुकानें हैं वो क्या क्या प्रोडक्ट रख रही हैं, लोग उनको कैसे खरीद रहे हैं। तो ये सब ना दोस्तों स्टडी करने का टाइम चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि आपके बिहाफ पे कोई और दुकान कम से कम संभाल पाए जब तक आप वहां नहीं हैं। इस काबिल आप अपने लड़कों को या वहां के स्टाफ को बनाइए, और उसके लिए जरूरी कि पहले आप खुद उस काबिल हों कि आप लड़कों को सिखा सकें। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है दोस्तों। फिर बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस देना है अपने को, कैसे भी करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जब अगर इस कड़ी से अगर सही तरीके से गुजर गया, इस कड़ी से अगर सही तरीके से कोई भी दुकानदार गुजर गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे दुकानदारों को एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं बढ़ते हुए देखा है। किराने की दुकान से पहले रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के बाद में मतलब साथ साथ में ना उसके, फिर उसके बाद में होटल, इस तरीके से सारे के सारे जो धंधे एक दूसरे से लिंक हैं वो सारे के सारे करने लग गए लोग, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर सकता है, जैसे एक जगह उसकी दुकान है तो उसी की फिर फ्रेंचाइजी डाल देगा, जो उसका ईमानदार मैनेजर है उसको वहां पे मैनेजर बना देगा, पूरा शॉप उसको हैंड ओवर कर देगा कि जाओ तुम इसको बढ़िया तरीके से संभालो। अब टेक्नोलॉजी की मदद से हर एक प्रोडक्ट में बार कोड लगा होगा, पूरा सिस्टम है, तो बढ़िया, उसका मैनेजर भी खुश, एक ओनरशिप के साथ वो मैनेजर काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से जो लोग अच्छा काम करते हैं वो इस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल बिल्ड कर सकते हैं कि अपनी ब्रांच निकाल देते हैं इधर उधर। दूसरा तरीका ये है कि अगर उसी धंधे में काम करके बढ़ गए और ऐसा लगता है कि नहीं अब आगे इस धंधे को संभालने वाला कोई नहीं है तो कुछ और करना चाहिए,
तो अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है, प्रॉपर्टी बना के किसी होटल को किराए पे दे सकता है, कैफे पे दे सकता है, दुकान को दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। या खुद भी किसी फ्रेंचाइजी का, किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले सकता है, जैसे स्मार्ट किराना स्टोर। स्मार्ट किराना स्टोर आपको मालूम होगा जियो स्मार्ट की तरफ से एक पहल है। और उसमें वो क्या करते हैं कि आके दुकान का पूरा कायाकल्प कर देते हैं, नए तरीके से सामानों को रखते हैं, और फिर आप जियो स्मार्ट किराना स्टोर के अंतर्गत में अपनी दुकानें बिल्कुल चला सकते हैं। एफएमसीजी के सेक्टर में भी देखिए, स्टेपल यानी खाने पीने के सामानों का, जैसे दाल चावल सूजी मैदा, ये सब चीजों की दुकानें हो सकती हैं। दूसरे कॉलम पे आप देखेंगे तो बेकरी से संबंधित ये भी खाने पीने की चीजें हैं। फूड सेक्टर में देखिए कितनी सारी चीजें हैं। कन्वीनियंस मतलब आपके पास में छोटा सा कोई ऐसी दुकान हो गई जहाँ पे मैगी सूप ये सब रेडीमेड टाइप की चीजें मिलती हैं, स्नैक्स वाली टाइप की चीज मिल गई आपके पास में, है ना। बेवरेजेस मिल गए, मतलब पेप्सी कोला कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब, आइसक्रीम आइसक्रीम डेयरी प्रोडक्ट हो गया, चॉकलेट्स वगैरह हो गया ये सब। तो अगर देखिए किसी की बड़ा सा सुपर स्टोर है दोस्तों, किसी का बड़ा सा सुपर स्टोर है, ठीक है, चाहे वो रिलायंस का जियो स्मार्ट हो, चाहे वो डी मार्ट हो, या किसी का आपका अपना कोई सुपर स्टोर है, वहां पे अगर आपने ये सारे आइटम रखे तो आपने पूरा फूड सेक्टर दोस्तों कवर कर लिया। ये कितनी अच्छी बात है ना। तो आजकल क्या है ना, वो छोटी दुकानों का फैशन जा रहा है, और इस तरीके की दुकानों का फैशन अब धीरे धीरे जा रहा है। और अगर अपने को देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या मैं इन छोटी दुकानों के खिलाफ हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर क्या है कि बल्क में अगर इन लोगों को आगे बढ़ना है, तो बल्क में परचेज तब होता है जब वहां पे थोड़ा पैसे वाला या स्पेंडिंग पावर जिसकी ज्यादा है, जब ऐसे ग्राहक आते हैं। तो जब ऐसे ग्राहक आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब ज्यादा सामान खरीदते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, कैश फ्लो बढ़ जाता है, सब चीज बढ़ जाती है, मुनाफा भी बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है। तो ये कुछ रिटेल किराना दुकान के सॉल्यूशंस के ऊपर दोस्तों अपन ने बात किया। ठीक है ना। मैं अब अपने आपको थोड़ा सा विराम दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए यहाँ तक का कंटेंट आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? आपको रिलेवेंट लग रहा है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बिल्कुल एक एक दुकान वाले के पास में? स्मार्ट पॉइंट जियो बिल्कुल कैलाश सर जानते हैं। बताइए आप सभी को ये समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताइए कि आप जो बीबीपी और ईएलपी की आप जो बात कर रहे हैं सर, उसमें आप निम्नलिखित में से, अच्छा मुझे वापस से शेयर करना पड़ेगा, पर मैं, मेरे साथ खुद हो रही हैं चीजें, शैलेंद्र सर कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है ना। ठीक है ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, और जो लोग आलस कर रहे हैं, क्योंकि 300 मैसेज तो नहीं आए, मैं सभी के मैसेज पढ़ पा रहा हूँ। जो लोग आलस कर रहे हैं और यहाँ पे मैसेज नहीं कर रहे हैं, है ना, जो लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी लगाऊंगा कि मैं बोलूंगा बाकी सबको सुनाई देगा जो मैसेज कर रहे हैं, और जो नहीं मैसेज कर रहे हैं उनके पास आवाज नहीं आएगी। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए, अच्छा नीता जैन मैम कह रही है मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैम यही तो कॉमन प्रॉब्लम है, अरे मेरे खुद दोस्त हैं, कोई सरदार जी दोस्त हैं, कोई और दूसरे लोग भी दोस्त हैं, उन सब के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मेरे घर के पास में भी ना एक मतलब परचून शॉप है, कोई कपड़े की शॉप है, मैं भी कोई बहुत बड़ी जगह में थोड़ी रहता हूँ। तो मैं क्या है, यही सब देख रहा हूँ कि लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यही सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पर आप यकीन मानिए, आप कपड़ा बदल सकते हैं, मतलब आपके पास में अगर कपड़े की दुकान है, आप दूसरे जगह से लाके परचेज करवा सकते हैं। पर एक बार आप कहीं दूसरे जगह से ले आ दिए, एक बार धंधा चल गया, एक सीजन में निकल गया, अच्छा चल गया, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ना। परमानेंट सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा जब अपने जगह कम से कम 2-3 घंटा यार अपना स्टाफ दुकान संभाल लेगा, और अपन ठंडे दिमाग से सोच पाएंगे कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, और इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। और सबसे पहली बात क्या है कि आदमी खुद ग्रूम्ड नहीं है, खुद ग्रूम्ड नहीं है। हाँ तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए ना एक मतलब आप लोगों के लिए क्या, आपके जो भी मतलब जो आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ये मुझे एक वीडियो मिला था, मुझे लगता है कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो मैं उस वीडियो को चलाने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वो आपको आवाज़ वहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है, क्या है, एक बारी।
ये देखिए अजीता नामदेव जी पूछ रही हैं कि नया शॉप करने के लिए प्रोडक्ट्स को, तो ये जो नॉलेज है ना, एक सबसे बढ़िया बात क्या है इन सेशंस की अजीता मैम, कि इससे ना आपको जो गलतियां लोग कर देते हैं वो गलतियां करने से आप बच जाएंगे। तो ऐसे कोई भी लोग जो ये इस तरीके का रिटेल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो इस तरीके के मतलब गलतियों से ना बच जाएंगे। वो पहले ही समझ लेंगे, पहले ना पर्याप्त मार्केट को स्टडी कर लेना चाहिए। आदमी एक बहुत बड़ी गलती क्या करता है कि हमेशा ना लाइफ में उसकी ट्रेन छूट रही होती है। जब भी कोई बहुत काम की चीज हो रही होती है तो उसको बिल्कुल भी एक भी मिनट का, एक भी दिन का, एक भी हफ्ते का धैर्य नहीं होता है ना। और करेगा क्या, आधे दिन भले ही इंस्टाग्राम की रील ही चलाता रहे, यूट्यूब के शॉर्ट्स ही देखता रहे, पर फिर भी क्या है, उसको एक भी मिनट का सब्र नहीं है। तो अपने को बिल्कुल ऐसी गलतियां नहीं करनी है दोस्तों। अगर अगर आपके कोई भी कस्टमर ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आज का ये जो सेशन मैंने आपको बताया ये आपके बहुत ज्यादा काम का है। अब इसमें ना जो सॉल्यूशन मैंने बताया है उसमें एक टेक्नोलॉजी वाला फैक्टर अभी पूरा मिसिंग है। कैसे मिसिंग है आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपसे स्क्रीन एक बार वापस से शेयर करता हूँ, और गलती से भी ये मत सोचिएगा कि ये सेशन खत्म हो गया है। ये आपकी काफी बड़ी मूर्खता हो सकती है ना। क्योंकि मैं अभी सेशन को कुछ और कवर करने वाला हूँ और आपको एक दो वीडियोस दिखाने वाला हूँ, कुछ नई चीजें बताने वाला हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब मैंने प्रेजेंटेशन शेयर करना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि 10-20 लोग जो है पहले ही निकल गए, बोले हाँ प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया मतलब खत्म हो गया है। मैं सिर्फ उतनी देर बैठूंगा जितनी देर एकदम शहद टपकेगा। शहद नहीं टपका मतलब गया, है ना। अरे अगर मधुमक्खी अभी मधुमक्खी अभी यहीं बैठी है तो शायद दोबारा निकाल सकती है, ठीक है। आप आपके पास से वो छूट जाएगा फिर। हाँ, तो मुद्दा क्या है, अभी आपको सेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने जितने भी सॉल्यूशंस अभी बताए हैं उन सॉल्यूशन में मैंने सेल्फ ग्रूमिंग की बात की है। तो आप मुझे बताइए, आपके पास आज आपके हाथ में जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना, बीबीपी हो गया और ईएलपी हो गया, उसमें से सबसे बड़ी मतलब कौन कौन सा, ये पूरे सॉल्यूशन में से कौन सी लर्निंग फिट होती है आप बताइए। सेल्फ ग्रूमिंग और अपस्किलिंग ही वो सबसे पहला चरण है। जब तक वो दुकानदार काम वाला नहीं बनेगा ना, काम के लायक नहीं बनेगा, सेल्फ ग्रूम्ड नहीं होगा, अपने आप को स्किल नहीं करेगा, तब तक उसकी मदद और कोई नहीं कर सकता दोस्तों। तो बीबीपी और ईएलपी ये ना सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, बस थोड़ा देखने का नजरिया चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ये ईएलपी का प्रोग्राम आके अटेंड करेगा तो फिर वो पीपल मैनेजमेंट के बारे में सोचना शुरू करेगा, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में सोचना शुरू करेगा। जब उसके पास में कोई मैनेजर आ जाएगा तो वो ठंडे दिमाग से लोकेशन, सेटअप, प्रोडक्ट लाइन, इन्वेंट्री सब के बारे में सोचना शुरू करेगा, और हो सकता है अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक की जगह दूसरे को नहीं कर सकते, पहला सीढ़ी हमेशा पहली सीढ़ी ही होती है ना। अगर आपको छत पे जाना है तो पहली सीढ़ी आपको चढ़नी ही पड़ेगी। ये सेल्फ ग्रूमिंग एंड अपस्किलिंग जो है ना दोस्तों, ये पहली सीढ़ी है। ये सेल्फ ग्रूमिंग और अपस्किलिंग में मैं ऐसा नहीं कि उसको सेल्स करना सिखा रहा हूँ, मैं उसको कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ, मैं उसको ये सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ। दोस्तों बीबीपी में नॉलेज जो दिया जाएगा वो किस पे ऊपर नॉलेज है, वो पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर नॉलेज है। तो वो कुल मिला के ना ज्यादा बिजनेस करने के क्षेत्र में वो ज्यादा अपस्किल हो जाए, हमारा ये इरादा है, हमारा ये इंटेंट है ना। ऐसा नहीं कि हम उसको किसी और फलाने चीज की स्किल्स नहीं दे रहे, हम उसको यही बता रहे हैं कि बिजनेस में फिनेंस कैसे देखना है, बिजनेस को शुरू कैसे करना है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे देखना है, बिजनेस के बारे में कैसे सोचना है, कस्टमर के बारे में कैसे सोचना है। तो जब वो उसी चीज में इन्वॉल्व रहेगा ना, जब बीबीपी को जब पढ़ेगा, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम को, तो मतलब ये जो पहला वाला पॉइंट है ना वो धीरे धीरे कवर होना चालू हो जाएगा, है ना। और जिंदगी भी एक दिन की नहीं है, और एक दिन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ भी नहीं सकता, है ना, समय लगता है इन चीजों के लिए। तो सेल्फ ग्रूमिंग और अप स्किलिंग वो पहला पॉइंट है, वो पहली सीढ़ी जो किसी भी रिटेल दुकान वाले को ऊपर ले जाती है। वो पहली सीढ़ी का जो रास्ता है ना वो बीबीपी के थ्रू होके जाता है। अगर ये बात आपने समझ लिया, ठीक है, तो आप थोड़ा आसानी से बीबीपी को पिच कर पाएंगे। और एक बात, एक एक मेरा पर्सनल मैसेज है, देखिए मैं नहीं जानता ये कितना आपके लिए सही और कितना गलत, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीबीपी को पिच करेंगे तो ईएलपी अपने आप पिच हो जाएगा। पर अगर आप ईएलपी को पिच करेंगे तो संभवतः ऐसा होगा कि लोग ये सोचने लगे कि यार 2 दिन के लिए दिल्ली कौन जाए, ठीक है ना, 2 दिन के लिए 19-20 हज़ार 50 हज़ार कौन खर्च करे। फिर वो 2 दिन के प्रोग्राम की वैल्यू क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ईएलपी को एज अ कॉम्प्लीमेंट बेचिए, ईएलपी को इस तरीके से पिच कीजिए
कि ईएलपी तो एक बेनिफिट है जो आपको मिलेगा। ये 20,000 का बेनिफिट, कई बार क्या होता है बेनिफिट इतना बड़ा हम दिखा देते हैं कि उसके अवज में उससे महंगा प्रोडक्ट अपन आराम से आप सेल कर सकते हैं। तो आपको हायर क्रेडिट सेल्स वैल्यू का, अब आप ऐसा मत समझिएगा कि अगर आपको आशुतोष सर ने बोला है कि आपको ईएलपी पे फोकस करना है तो मैं उनके विपरीत हूँ। मैं आपसे सिर्फ अपना सजेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि अगर ईएलपी को बेचने में 2 दिन के प्रोडक्ट वैल्यू को क्रिएट करने में कठिनाई हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वहां पे नहीं अपन उतना सेल कर पा रहे, नहीं समझा पा रहे, क्योंकि सामने वाले को भी मालूम है 2 दिन में, अब जनता भी बहुत होशियार हो गई, 2 दिन में कोई ऐसा बहुत मतलब क्या है रूपांतरण शायद ना हो सके। इसीलिए क्या है कि अगर बीबीपी क्या है ना, जैसे जैसे देखिए अगर आप देखेंगे कि संडे वाले वेबिनार में भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि भाई संगत से गुण होते हैं। तो संगत, 2 दिन की संगत से वो बात नहीं बनेगी जो साल भर के बीबीपी के कंटेंट से बात बनेगी। जब साल भर बंदा टच में रहेगा, उसको सारे के सारे कंटेंट मिलेंगे, जब वो डीपली थोड़ा सा स्टडी करेगा ना, तभी उसको भी वैल्यू रियलाइज होगी। और उसके लिए आप ये बता सकते हैं कि भाई आप ये 50,000 रुपए का आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये आप अपनी पहली सीढ़ी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपकी जर्नी यहाँ से शुरू हो जाएगी, पर साथ में आपको जो 2 दिन का इवेंट मिलना है, जो शायद लोगों को पूरे साल के बाद में मिले, कब मिले मालूम नहीं, पर आपके सामने तो ये इवेंट अभी खड़ा हुआ है और उसमें आपको 20,000 रुपए का सीट भी रिजर्व करके मिल रहा है। ये तो आपको मिलना ही है प्रोग्राम के तहत। पर आपको मिलना था कौन सा वाला, 5,000 वाला, उधर सिल्वर वाला। पर अभी आपको ईएलपी के इवेंट पे बेनिफिट क्या है कि अभी आपको ये 20,000 वाली सीट मिल रही है, आपको डायमंड कैटेगरी की सीट मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक लॉन्ग टर्म के विजन की आप बात करते हैं कि भाई यू आर हियर फॉर 1 ईयर, आप पूरे सर यहाँ पे 1 साल के लिए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ईएलपी के लिए नहीं है 2 दिन के लिए, तो शायद वो भी उस वैल्यू को रियलाइज कर पाएगा, वो भी उस वैल्यू को रियलाइज कर पाएगा। ये मेरा मत है। जितना जल्दी ईएलपी 5-10 हजार की टिकट बिक सकती है, उतना जल्दी शायद बीबीपी ना बिके, पर ये कंसिस्टेंट सेल होगी। ऐसा नहीं कि आज आई और कल चली गई, ठीक है? क्योंकि ईएलपी जब चला जाएगा दोस्तों, तो बताओ तब क्या बेचोगे? बीबीपी ही बेचोगे ना। तो आज से अभ्यास करो उसका। हाँ, ठीक है ना? नहीं तो पहले पहले ईएलपी ईएलपी ईएलपी, और उसके बाद फिर क्या होगा, अगला ईएलपी की आप तैयारी करना चालू कर देंगे। एंड नो डाउट जब आप क्या है बीबीपी को आपने पिच किया, देखिए आप समझिए, जब आप हाई वैल्यू प्रोडक्ट को जब आप पिच करते हैं, बीबीपी को आप पिच करते हैं, अगर बीबीपी कोई नहीं ले पा रहा, तो फिर लो वैल्यू प्रोडक्ट पे आना आसान होता है। पर जब आप लो वैल्यू प्रोडक्ट को ही शुरू से पिच कर रहे हो, ईएलपी को 5,000 10,000 19,000, तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे थोड़ा स्केल करना मुश्किल होगा। और बहुत कुछ आप पे भी डिपेंड करता है ना? मैं तो बोलता हूँ ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आपने ठीक से स्टडी किया और आपके पास में अगर ठीक ठाक बिजनेस का नॉलेज है, तो मुझे लगता है नहीं कि किसी और वेबिनार पे किसी को लाने की जरूरत है। ये इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हम सब ने इसको मिलकर बना दिया है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आके वहां पे बेचेंगे वो तभी बिकेगा। ये इतना कठिन था ही नहीं कभी। मेरे को ऐसा लगता है कि आप सामने वाले से अगर काम की बात कर सकते हैं, काम की बात पूछ सकते हैं, हाँ मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, पर बिना वेबिनार में भी लाए आप इसको सेल कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा और मन में मुझे गालियां मत दीजिएगा कि आप कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, ठीक है? हाँ, पर ट्रस्ट मी अगर मुझे ही काम करना होता तो शायद मैं कर रहा होता। खैर, तो मैं ना आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। और अच्छा, मैं अभी क्या है, अभी